अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और खुदा का शुक्र है कि उतना नुकसान नहीं हुआ जितना हो सकता था। कुछ नुकसानात की इत्तलात ज़रूर आई हैं। अमलाक को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। हम कल आने वाले ज़लज़ले की बात कर रहे हैं जिसने लिटरली, जिसने सुना, जिसने महसूस किया, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। देखिए, पैरों तले तो लिटरली वैसे ही ज़मीन निकल जाती है जब ज़लज़ले की बात हो रही हो। सुन के भी निकल रही थी सुन के भी, बिकॉज हम कराची में बैठे हुए, हमें जब ऑब्वियसली ब्रेकिंग न्यूज़ और ख़बर, और हमारे सारे दोस्त वगैरह, फैमिलीज जो वहाँ रहती हैं, उनके फ़ोन्स वगैरह भी आना स्टार्ट हो गए। तो एकदम से, क्योंकि अभी तुर्की में क्या हुआ और कितना लंबा वो सिलसिला चला, उसके बाद आफ्टर शॉक्स कितने आया, मतलब वी आर सो अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंड एंड सो रिसेंटली। और उसके बाद आपको पता है कि एक प्रेडिक्शंस और फोरकास्ट आना स्टार्ट हो गई थी कि पाकिस्तान ऑब्वियसली है तो फॉल्ट लाइन पे ही, लेकिन यहाँ भी आएगा ज़लज़ला, और फिर आया। और सबसे पहली खबर में ये बताया जा रहा था कि 7.7 ऑन द रिक्टर स्केल है, जो कि एक बहुत बड़ी नौयत का ज़लज़ला है। उस वक्त तो लग रहा था कि अभी खबरें आना स्टार्ट हो जाएंगी और कुछ नहीं बचा होगा। आपने खुद महसूस किया हो, क्योंकि आपको पता ही है मुल्क के बालाई इलाके, सेंट्रल साइड पर ज़रा ज़्यादा आया है। कराची और गिरदोनवा के इलाके, साहिली पट्टी इससे महफूज रही है, खुदा का शुक्र है। लेकिन हमें यहाँ सुनकर भी ये महसूस हो रहा था कि बस खुदा खैर करे। सब इस्तग़फ़ार कर रहे थे, विर्द कर रहे थे और अपने रिश्तेदारों को बस फ़ोन कर रहे थे। आई वाज स्पीकिंग टू माई सिस्टर इन लाहौर। उन्होंने कहा कि आई वाज ऑन द सेकंड फ्लोर। इतना टाइम था कि मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आ गए, बच्चों समेत सब लोग, और उसके बावजूद भी ये सिलसिला महसूस हो रहा था। मतलब वो इस तरह, जिन्होंने 2005 का ज़लज़ला एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, उनसे भी मेरी कल बात हो रही थी। ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स हैं, बड़ी ज़िंदगी गुजारी है, बड़े ज़लज़ले देखे हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि ये उस किस्म की एक फील थी, बिकॉज द ग्राउंड वाज शेकिंग बहुत ही वायलेंटली, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स थे फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। या एंड इट वाज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। उसके बाद फिर पता चल गया कि पूरे खित्ते में ऑब्वियसली रीजन में ही आया है, और इंटेंसिटी जो पाकिस्तान में महसूस की गई है वो है 6.5 ऑन द रिक्टर स्केल। ज़लज़ला होता है वैसे तो ऑब्वियसली जो आप महसूस कर रहे हैं वो तो हो ही गया होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ा अलमिया बन सकता था, नहीं बना। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 2 ख़वातीन समेत 9 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। 160 अफराद ऑल दो ज़ख्मी हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग मामूली ज़ख्मी हैं। चीज़ वगैरह कोई गिरने से, लाइट गिर गई, दीवारें हिल गई, गिर गई। और इस्लामाबाद में मुतअद्दिद इमारतों में क्रैक्स आए, बाय द वे वो विजुअल्स भी हम देख रहे थे। दैट कुड हैव बीन अ डिजास्टर एज वेल। कालाम में लैंडस्लाइडिंग की इत्तलात हैं। सड़कों को खोलने का काम जारी है। शंदूर रोड की बहारी पर भी काम जारी है। इसके अलावा तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उधर नई दिल्ली, भारत में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। उसके बाद होता यह है कि विजुअल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पता है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरास वगैरह फिट हैं। हमारी अपने शो में, जियो में एक शो रिकॉर्ड हो रहा था, मुनीर फारूक का, हमारे साथी हैं, हमारे शो पे रोज़ ही होते हैं ऑलमोस्ट, और वो भी एक जो रिएक्शन उनका नज़र आ रहा था, वो सिटिंग इन लाहौर रिकॉर्डिंग हिज शो। और पहले तो उन्होंने बताने की कोशिश की, हम आपको कुछ उसकी क्लिप्स दिखा भी रहे हैं, एंड ही जस्ट हैड टू वॉक आउट, बिकॉज हम जब यहाँ सेट पे बैठे होते हैं ना, तो हमारे ऊपर बहुत सी लाइटें, पूरा एक ग्रिड है, बहुत सी चीज़ें जो लटक रही होती हैं, एंड दे आर हैवी। तो एक तो ज़लज़ला, उसके बाद नीचे से भी ज़मीन खुले, ऊपर से भी चीज़ें गिरे, मतलब एक खौफ बहुत और यही दानिशमंदी और अक्लमंदी का सबूत भी होता है कि आप ऐसी किसी भी जगह से बाहर निकल जाए और अपने आप को बचाने और महफूज मकाम पर पहुंचाने की सबसे पहले कोशिश करें। जो बाज़ क्लिप्स आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि एंकर खबरें पढ़ता रहा और ज़लज़ला आता रहा, ये बहादुरी नहीं, ये बेवकूफ़ी है। ये और देन यू आल्सो नीड टू इम्पार्ट सम नॉलेज, और जो अगला देख भी रहा है कि तुम भी भागो तो हम भी निकले यहाँ से, कि ये सब कुछ नहीं करना है। ये जो फर्स्ट एड का कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप को, ये प्लीज़ बंद कर दें, महफूज मकाम पर शिफ्ट करने, मुंतकिल करने का कॉन्सेप्ट है। ये हम यहाँ पर रिपीट करेंगे, रिएटरेट करेंगे, तभी हम लोगों को भी बता सकेंगे, अपनी फ्रेटर्निटी में लोगों को भी समझा सकेंगे। इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि आप लाइव टीवी पे बैठे हुए और ज़लज़ला आया है और आपके ऊपर, अल्लाह माफ़ करे, छत गिर जाए और आप चूँकि बहादुर है आप बैठे हुए हैं। नहीं, योर फैमिली और योर फ्रेंड्स डोंट नीड दैट बहादुरी। मेंशन हियर सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो पहला ही जरिया होता है न्यूज़ का कि हम देखें ज़रा कि क्या हो रहा है। तो खुदा के लिए ये जो फेक न्यूज़ चलाना स्टार्ट हो जाते हैं ना, पुराने किसी ज़लज़ले की फुटेज दोबारा से कर रहे हैं, मतलब किस किस्म के लोग हैं आप लोग कि डराएं भी। पहले कम खौफ आ गया कि इतना शदीद नौयत का ज़लज़ला हो कि उसके बाद गलत चीज़ें भी दोबारा से दिखानी शुरू कर दी जाएं कि जी ये भी गिर गई तो अच्छा। और ये वो लोग होते हैं ज़्यादातर, रिफ्रेन फ्रॉम दैट। आपको पता है कुछ यूट्यूबर्स हैं जो हर दिन में 2-3 गलत फैक्ट्स पर बेस्ड ट्वीट्स कर देते हैं, ठीक है, उनका होता है और मुझे लगता है ऑन पर्पस करते हैं
ताकि चूंकि उनकी एक अंधी तकलीद है, बगैर सोचे समझे देखे पढ़े लोग उनको हजारों की तादाद में रीट्वीट कर देते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स और इवन सेकंड्स, और उसके बाद वो चीज़ें आगे पहुंच जाती हैं। गांव देहात में बैठा हुआ शख्स वो स्क्रीनशॉट देख लेता है क्योंकि उसके स्क्रीनशॉट्स भी इस दौरान हो चुके होते हैं और उनका मकसद पूरा हो जाता है कि गलत खबर फैला दी गई। अच्छा, जल्दी से आपको ये भी बता दें कि कहाँ कहाँ ज़ल्ज़ला आया। पूरा ही रीजन जिस तरह हम आपको कह रहे थे, इसके ज़ल्ज़ले के झटके जो हैं वो इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये पूरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं यहाँ महसूस किए गए। दिल्ली की भी बड़ी वीडियोज़ आ रही थी कि वहाँ ज़ल्ज़ला जो है। एक और ज़रा क्लाइमेटिक तब्दीलियों की बात हो रही है। इंडिया की फुटेज थोड़ी सी, ये इंडिया की फुटेज भी आप देख लें। एक हाई राइज बिल्डिंग से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और था भी ना रात को, तो वो जरा और अभी जरा हम आगे बढ़ेंगे और मौसम पे आएंगे। भाई आज सुबह जब आगाज़ हुआ है दिन का और आंख खुली है तो ऐसा लग रहा था कि कोई प्लीज़ इसको बंद कर दें। आज जो है ना बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला लग रहा था कि जारी रहेगा। यहाँ कोई शेरो शायरी, इतनी शेरो शायरी नहीं है, वेरी क्लीशेड टर्म, आई गेस। व्हाई यूज क्लीशेड? आंख मचोली तो नहीं थी, ठीक ठाक ओवरकास्ट कहना मैंने कुछ और था, मैं डाइवर्ट हो गया बीच में। एनीहाउ उतार दे। हुआ ये कि वैसे सूरज, टू बी ऑनेस्ट, मैंने वो आंख मचोली इसलिए नहीं देखी क्योंकि सूरज मुझे नजर ही नहीं आया। सुबह जब हम उठे हैं तो मुझे तो बिल्कुल फोरकास्ट लग रहा था, डार्क क्लाउड थे। ये जरूर पता चल रहा था कि कहीं बारिश हो रही है, और फिर फौरन अभी मैं सोच ही रही थी तो बारिश फिर स्टार्ट भी होगी, तेज हवाएं और यालाबारी भी। आपको पता है ना, 2-4 दिन से मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी हुई है। कल मंडी बहाउद्दीन की मैं फुटेज देख रहा था, वहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ भी पड़ गई है। फिर जो सेंट्रल पाकिस्तान है सारा, दरमियानी मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला जारी है। वी जस्ट होप एंड प्रे कि हमारी जो गंदम की तकरीबन तैयार फसलें हैं उसको ये बारिशें और यालाबारी नुकसान ना पहुंचाए। अदरवाइज तो मौसम अच्छा ही हो गया है। और मीनवाइल ये भी इत्तलात मिली कि सऊदी अरेबिया, यूएई और जहाँ जहाँ भी रुयत हिलाल कमेटी, उनकी अपनी कमेटियों के इजलास हुए। पता नहीं उनके यहाँ रुयत हिलाल कमेटियां तो नहीं होती, के साथ ही चलते हैं ना। तो यूएई वगैरह में अपने चांद देखे जाते हैं। नहीं, UAE will always do what Saudi are doing. So they don't have their own decision in this matter. They might have their committee, but when Saudi has decided कि कब है तो UAE goes with that. So decide ये हो गया है कि रोजा है पहला कब? Thursday को। जुमेरात को मिडिल ईस्ट में यानी पहला रोजा होगा। और चूंकि not only Middle East, Saudi Arabia और UK वगैरह भी, and Canada, जहाँ मुसलमान होते हैं, वो ज्यादातर वो सऊदीया के साथ ही चलते हैं, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा पहला रोजा होगा जुमे को, है ना? एक दिन हमारा यूजुअली। और इस मरतबा फिर मैं हिसाब लगा रहा था कि 5 जुमे पड़ेंगे फिर रमज़ान मुबारक में। और आज ऑल्दो रुयत हिलाल कमेटी का हमारा इजलास होगा, लेकिन मतला खासा अब्र आलूद है पेशावर में भी और कराची में भी। और कहा यही जा रहा है कि आज वैसे नजर नहीं आएगा। चांद की उम्र भी इतनी नहीं है कि वो नजर आ सके, इसलिए कल ही नजर आएगा। और फिर क्या होगा? अच्छा, बट बाय द वे यू वर टॉकिंग अबाउट बारिश, तो मैं आपको बता दूं कि कल दुबई में भी ऐसे कोई यालाबारी हुई है कि लग रहा था कि दुबई जैसी जगह में कुछ स्नो हो गई है, क्योंकि जो विजुअल्स वहाँ से आ रहे थे तो अजीब व गरीब, ये हम बात बहुत बार कर चुके हैं कि अजीब व गरीब मौसम हो चुका है। पूरी दुनिया का मौसम जो है वो बदल गया है। क्लाइमेट चेंज के रियल इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, जिस पे दुनिया को गौर करने की ज़रूरत है और हमें अपना हिस्सा डालने की ज़रूरत है। अन्नेवा अंधाधुन हम कार्बन का अखराज किए जाते हैं, कोई ख्याल नहीं है, प्लांटेशन नहीं है, उस हिसाब से नहीं करते, दरख्त लगाने पर कोई तवज्जो नहीं है। सो या तो ये साइकिल जो है ना, ये हमें अच्छा ये करना है। वैसे भी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अपने इर्द गिर्द आप देख लें तो। लेकिन IMF ने जब कल ये कहा ना कि भाई इन्होंने तो हमसे पूछा ही नहीं है, जो पेट्रोल की सब्सिडी है, वो जो सब्सिडी है ना, या सब्सिडी उसे मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं, मुसद्दिक मलिक साहब ने हमारे सब्सिडी ना कहें, उसको सब्सिडी ना कहें, लेकिन IMF खुद भी उसको सब्सिडी ही कह के उसका जिक्र कर रहा है। इसको प्लान कह लें, सब्सिडी ही है। अगर ये प्लान है एक से लेके दूसरे को देने का भी, तो IMF से क्यों डिस्कस नहीं किया? और इस पे भी रिजर्वेशंस हैं। और ये भी कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक, मेहताब साहब की खबर में पढ़ रहा था कि जो इंटरनली फीडबैक दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कि अभी ये अनाउंस ना करें, कुछ दिन रुक जाएं, कोई स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्टाफ लेवल मुआहिदा जो हर हफ्ते लिटरली ये कहा जाता है कि 2-4 दिन में हो जाएगा, एक हफ्ते की बात है, 1.5 हफ्ते की बात है, ये अब क्रिमिनल नेग्लिजेंस में बदल रहे हैं मामलात। Those who are at the helm of the affairs, they should be answerable and they should come forward and tell us कि what is the hindrance। और आपसे नहीं मैनेज हो रहा तो आप
किसी और को देने फिर जिम्मेदारी। ये होता है क्या अब्दुल्ला, आप बातें कर रहे हैं। खैर एनीवे जी, बॉटम लाइन यही है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा होकर नहीं दे रहा है और तमाम मईशतदान मुत्तफिक हैं कि मौजूदा हालात में IMF से कर्जा मिलना ही मईशत की लाइफलाइन है, वरना जितनी ताखीर होगी मईशत और नीचे जाएगी और हुकूमत और जा रही है नोज डाइव। एग्जैक्टली वो तो हमारे सामने ही है और हुकूमत की रही सही सियासी साख जो है ना वो तो दाव पर लगी है। मेरा ख्याल रही सही भी अब बहुत ज्यादा अब रही कहाँ है। हाँ, अब कोई खास वैसे रही नहीं है बिकॉज काफी टाइम दे दिया गया है हुकूमत को भी। पेट्रोल पर सब्सिडी देने का ऐलान जो कि कल हम जिसकी हम बात कर रहे थे उस मामले में मजीद मामला उलझ गया है और IMF इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। पता नहीं किस तरह हम ये चीजें डिसाइड करने जब एवरीथिंग एल्स दैट वी डू इज ओनली टू मेक देम हैप्पी, ताकि हमारी कोई डील हो। तो ये कैसे हो गया। और तर्जुमान IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने फैसले से पहले मशवरा नहीं किया। कैसे हमने पुप्पो को एतमाद में लिए बगैर ये रिश्ता तय करने की कोशिश की। किसको एतमाद? पुप्पो को। आई एम अ वेरी गुड पुप्पो। मगर आप हर्ट होंगी ना, आप हर्ट होंगी ना अगर आपके किसी भांजे भतीजे का रिश्ता तय होगा आपको एतमाद में लिए बगैर। हाँ मैं हर्ट तो हो जाऊंगी लेकिन प्लीज हर एग्जाम्पल में पुप्पो को डालने की जरूरत नहीं है। या चले किसी को भी। अब IMF हम सब के लिए वही किरदार है जो कहता है कि भाई मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज हम उस नहज पे हैं, हम उस स्टेज पे हैं कि हम मजबूर हैं, लिटरली हम मजबूर हैं। हुकूमत से सस्ता पेट्रोल स्कीम की तफसीलात पर बात कर रहे हैं। IMF ने यह कहा है बहरहाल ऐसी बेयकीनी की फ़ज़ा ना मईशत के लिए अच्छी है ना हुकूमत के लिए अच्छी है। बेहतर यही है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार खुद सामने आएँ और बताएं कि आजकल करते रहेंगे या आवाम को एक्चुअली सच बताएंगे कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है, क्या रुकावटें हैं। मईशतदान डॉक्टर अकबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारा पहले ही मईशत का जो बेड़ा गर्क है उसको मज़ीद वर्सन करने में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है मामला, ये हम अकबर जैदी साहब से पूछ लेते हैं। अच्छा जैदी साहब, सबसे पहले तो हुकूमत के पेट्रोल के नर्स जो हैं वो मोटरसाइकिल गाड़ी वालों के लिए अलग अलग करने के लिए का प्लान है, उस पर बात करते हैं क्योंकि हमने कल से इसके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ दैट विल वर्क आउट। तो ऑब्वियसली गरीब के लिए सब्सिडी कह रहे हैं इसको, ना अमीर के ऊपर टैक्स, लेकिन कमोबेश है तो ऐसा ही वो कान इधर से उधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, मतलब समझ तो आ ही रही है। तो आपको इसका फायदा नजर आ रहा है और आपको लगता है कि बड़ा वर्केबल सोल्यूशन है और ये बड़ा अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। ये देखें, अगर आज के दौर में अगर कोई भी चीज़ सस्ती हो जाए या आपको आराम से मिले या कम पैसों पे मिले तो आप उसके शुक्रगुजार ही होंगे। तो ये मेरे ख्याल में जो हुकूमत कोशिश कर रही है, एक तो ये कि इससे लगता तो ये है कि IMF के साथ अब इनकी डील नहीं होने वाली, तो उन्होंने कहा कि यही कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और ये इसको किस तरह मैनेज करेंगे वो भी देखने की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग पता है पाकिस्तान में जुगाड़ कर लेते हैं चीज़ों का। तो ये ना महंगाई पे असर होगा, थोड़ा बहुत जो पेट्रोल एक दो दफ़ा भरेंगे तो थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप कह रहे हैं ये जो आपने कह के डरा दिया है कि ये कोई डील नहीं होने वाली, ना खुदा मिला ना मिसाले सनम वाला मामला, ये तो लग रहा है कि मतलब क्या होगा फिर। अब ये बताइएगा जैदी साहब, ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि पाकिस्तान का IMF की डील के बगैर गुजारा भी नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है इन्हें पता लग गया कि नहीं हो रही। अब बात हफ्तों से शुरू हुई थी, महीनों में बदल चुकी है, डील तो हमारे सामने नहीं आ रही है, कोई स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं है, इम्कानात भी नहीं है फौरी तौर पर। क्या वजूहात बनी आपको या हो सकती हैं? हुकूमत को सामने आकर वजाहत नहीं देनी चाहिए ताकि ये जो अनसर्टेनिटी है, बेयकीनी की फिजा है, वो खत्म हो। दूसरा ये है कि जो बोझ अवाम पे डाल दिया गया अब तक इन द नेम ऑफ IMF डील, उसका क्या होगा? भी कुछ फैसला करे ना फिर। मुल्क IMF के बगैर नहीं चल सकता। मेरा ख्याल है कि मुल्क IMF के साथ भी नहीं चल सकता। बहुत सख्तियाँ वैसे ही हो गई हैं बगैर कुछ क्या कहते हैं IMF की डील हुए हुए। और हर पीर के दिन हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि यकीनन इस हफ्ते में मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है। और अभी उनको IMF से शायद कल माजरत भी करनी पड़ी है कि उन्होंने कुछ बयान दिया था और उनका कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, अगरचे सबको पता है उनका क्या मतलब था। IMF ज़ाहिर है इस वक्त हमें पैसे इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जो वादा जो हमारी हुकूमत ने किया था कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो कुछ पैसे भरेंगे IMF के हवाले से, जब IMF की डील हो जाएगी कुछ पैसे देंगे। IMF गालिबन उनसे एक गैर मशरूत कुछ एग्रीमेंट चाहता है। और ये बता दें ये ममालिक चाहे वो चीन हो, सऊदी अरब हो, UAE हो, कि वो पाकिस्तान को पैसे देने वाले हैं। मेरे ख्याल है वो ममालिक भी ज़रा कुछ पाकिस्तान के साथ ये चाहते हैं
कि हमारे इस्लाहात पहले हों और पैसे बाद में आएँ। दोस्त ममालिक भी हाथ नहीं पकड़ा रहे हैं, लेकिन अब तक यही सूरत हाल है। ऑब्वियसली हालात जब ऐसे हों तो कौन किसी की मदद करता है, जब ये भी पता हो कि वापस नहीं आने वाले। अच्छा जैदी साहब, फाइनली ये भी बता दें कि हुकूमत और पूरा मुल्क इस वक्त IMF डील के इंतज़ार में है। बात ही ये होती है, लेकिन ये बात भी इस्टेब्लिश हो चुकी है कि डील और नो डील, हमें माशी इस्लाहात की फौरी ज़रूरत है हर सूरत में। तो क्या काम है जो कि हुकूमत आपके ओपिनियन में फौरी कर सकती है और इसे करना चाहिए एक्चुअली? अब फौरी तौर पे तो हुकूमत ने तो ये किया कि IMF की सारी शराइत मान ली हैं, जो नई नई शर्त आती थी वो भी मान ली है। अब इस्लाहात करना इसकी बस की बात नहीं है और इसकी ख्वाहिश भी नहीं, क्योंकि इस्लाहात से सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाएगी, इस लिहाज से कि जो हमारी अशराफिया है उसको ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। और अभी जब इलेक्शन इतने करीब हैं, चंद महीने दूर हैं, तो कोई हुकूमत आखिरी दिनों में उस तरह के इक़दामात नहीं उठाती जो IMF चाहती है या जो मुल्क के लिए बेहतरी के लिए होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जब भी ये IMF वाले या दूसरे इस्लाहात होंगे, उनके असरात कई महीनों के बाद, शायद 1-2 साल के बाद सामने आएँ, और वो भी अगर बेहतरी की तरफ जाएँ। कोई यकीन नहीं है कि वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। जब इलेक्शन इतने करीब हों, जब सियासी इस्तेहकाम इतना गैर इस्तेहकाम का एक दौर है, कुछ नहीं पता कि आज और सुबह को क्या होने वाला है, शाम को होने वाला है, तो हुकूमत कोई इस तरह का बड़ा फ़ैसला ना सियासी ना इक़्तिसादी हल कर पाएगी। और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले चंद महीनों में, जब तक ये हुकूमत है, हालात मज़ीद बिगड़ें। बहुत शुक्रिया आपका अकबर ज़ैदी साहब। बिल्कुल इस्लाहात की नीयत भी नहीं है, मैंडेट भी नहीं है, और सियासी बोझ भी उसका नहीं उठाना चाहेंगे। और इस्लाहात नेचुरली वही गवर्नमेंट करेगी ना जो एक भारी भरकम मैंडेट के साथ आएगी, जिस पे अवाम का एतमाद होगा। अब अवाम का इन पर अब कितना एतमाद बचा है ये तो सबके सामने ही है, लेकिन हुमा खैर ये दोबारा आएंगे या कोई और आएगा या ये नहीं आएंगे, ये तो इलेक्शन में ही फैसला होगा। लेकिन अभी ज़ैदी साहब भी ये कह रहे थे ना कि डील की जो भी शर्तें थी वो सब कुछ पूरी होगी, उससे ज़्यादा पूरी कर दी, तो फिर भी डील क्यों नहीं हुई? मेरा तो सवाल यही बनता है, मतलब क्या चाहते हो? और देखिए IMF से ये सवाल अश्योरेंसेस चाह रहे हैं ना दोस्त ममालिक से कि हमने अपने जो ज़खायर हैं उनको किस एक टाइम सर्टन पीरियड में उस लेवल तक कैसे पहुंचाना है जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं। और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो आज सच ऐसा लग रहा है कि वो एग्रीमेंट कर नहीं रहे ज़मीन में। यही इसहाक डार साहब ने तो लास्ट यही हिच बताया था कि भाई ये दोस्त ममालिक से अश्योरिटी चाहिए। अब वो अश्योरिटी दोस्त ममालिक नहीं दे रहे, ममालिक से दोस्त पार्ट निकाल दें, क्योंकि अगर तो दोस्त हैं तो अश्योरिटी दो ताकि बात आगे बढ़े। मतलब ये अटके हुए हैं हम महीनों से इसी चीज़ पे। इन एनी केस दैट इज़ द रीज़न आई गेस। ब्रेक ले रहे हैं अभी छोटी सी, एंड विल बी राइट। और ट्रेजेडी ये हुई है कि पेट्रोल वाला मामला जो है ना वो अभी नहीं, पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि रुकावट हायल करेगा इसमें। इससे पहले जो इमरान खान साहब ने सब्सिडी दी थी, पेट्रोल सस्ता कर दिया था अक्रॉस द बोर्ड, उससे भी बड़ा गर्क हुआ था। और ये जो इन्हें अभी अनाउंसमेंट ही की है और IMF कह रहे सानू तो पता ही नहीं, तो उससे भी फिर मसला होगा, हो रहा है इनफैक्ट। आप किसी ऐसे इंसान का हुमा तसव्वुर करें, एक आपके सामने सिनेरियो रखने लगा हूँ, जिसके घुटनों में शदीद दर्द हो, उठना बैठना भी मुहाल हो और वज़न भी इंतहाई ज़्यादा हो। ज़िंदगी कितनी अजियत हो जाती है। और यहाँ हम एक इंसान की नहीं, एक जानदार की ज़रूर बात करेंगे। कराची का चिड़ियाघर है, यहाँ पर एक हथनी है जिसका नाम बड़ा खूबसूरत है, मुझे बड़ा पसंद है, नूरजहां। एक्चुअली नूरजहां का जिक्र ओवर द इयर्स हम अपने शो में कर चुके हैं फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन अब नूरजहां की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है बाय द वे। जस्ट लुक एट हर, उसकी पीछे से टांगें मुड़ चुकी हैं, डिमेंटेड है, और मामला जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो चुका है। हालांकि वो महज 17 साल की है, विच इज़ नथिंग इन एलिफेंट्स लाइफ। अच्छा, हाँ जी, 80-85 साल तक हाथी जिंदा रहते हैं, 70-80-85 बिल्कुल ह्यूमन लाइफ स्पैन की तरह इनका लाइफ स्पैन होता है। सो अ 17-year-old यंग गर्ल और अ बॉय इन दिस कंडीशन। अच्छा, कहना है जस्ट से कि भी ऑब्वियसली हर कोई हाथी हर किसी ने देखा हुआ है, इफ नॉट लाइव तो तस्वीरों में। हैव यू एवर सीन एनीथिंग लाइक दिस? ये फिजिकली नजर आ रहा है देख के कि इस हाथी के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। और हुआ आपको पता है क्या है कि इसको वो हाथी बैक राइड जो होती है ना, बिठा दें, वो कर करके इस हाथी का ये हाल हो चुका है। हाँ, दैट्स व्हाट आई हैव रेड। अब इसे सफारी पार्क मुंतकिल किया जाने का फैसला किया गया है, इस पर अमल नहीं किया जा सका है। म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद शुजात हुसैन को कल बाकायदा हथनी की सेहत के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। शुजात हुसैन साहब का कहना है कि हथनी के लिए बैरून मुल्क से अद्वियात मंगवाई जा रही हैं, इलाज हो रहा है। अच्छी बात है कि वफाकी हुकूमत ने भी नूरजहां के इलाज के लिए ताउन करने का ऐलान किया। लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट यू नो दिस
animal needs to be rescued. And this is such a serious matter because आपको पता है एक दफ़ा इंटरनेशनली हमारी बेइज्जती भी हो चुकी है कराची इस्लामाबाद ज़ू की में जो कावन हाथी है उसके हवाले से। तो अब उस वक्त भी हमें चेकिंग कर ही लेनी चाहिए थी कि बाकियों का क्या हाल है। इनफैक्ट सारे जानवर इन कैप्टिविटी का क्या हाल है। ये कावन की बाय द वे तस्वीर है, ये सेंचुरी में जाने के बाद, बिल्कुल ये सेंचुरी में जाने के बाद है, कैम्बोडिया में इसको भेजा गया था। इस वक्त हमें ज्वाइन किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सरबराह बराए मुशीर बराए स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स, हाँ बिल्कुल, सलमान सूफी साहब हमारे शो पे आते रहते हैं, बड़े अच्छे इश्यूज को उठाते हैं और उनको सॉल्व भी करते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सलमान सूफी साहब, आपकी तरफ से कहा गया कि हुकूमत को नूरजहां हथनी जो है उसके इलाज के लिए ताउन करेगी हुकूमत, और काफ़ी दिन हो गए हैं इस बात को, आपने वादा किया था। क्या इस सिलसिले में कोई बात हुई है आपकी कराची ज़ू के इंतज़ामिया से, कोई बात आगे बढ़ी है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इसमें बेसिकली हमने जिस दिन ही ये इशू आइडेंटिफाई हुआ था तो उसी दिन हमने कराची की एडमिनिस्ट्रेशन से अपना कांटेक्ट स्टार्ट कर दिया था और उनके साथ हमारी इस पे काफ़ी डेवलपमेंट्स भी हो चुकी हैं। इसमें जो उसके टेस्ट थे जो एलिफेंट के, वो हमने इमीडिएटली कराची एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से वो करवा दिए गए थे। उसके अलावा उनका रिज़ल्ट जो है वो लाहौर भिजवाया गया, वहाँ पे एक लैब है कि जो उसको प्रॉपर तरीके से सर्टिफाई करती है और देखती है कि असल में एक्चुअल इशू क्या है। फिर उसकी बेस पे वेटरनेरियन जो है वो उसका एक इलाज जो है वो रिकमेंड करते हैं, तो वो भी प्रोसेस जो है वो हुआ। फिर उसके अलावा एक एफर्ट की गई थी कि इसमें इसकी खुली जगह पे मूव करने की ज़रूरत है, तो उसमें फिर सफारी पार्क का जो है वो इलाका चुना गया। तो वो भी फिर हमने रिक्वेस्ट की कराची एडमिनिस्ट्रेशन को कि उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाए और कराची सफारी पार्क के साथ जो है बातचीत करके तो उसको वहाँ पे मूव किया जाए। तो इस पे काफ़ी जो है वो उस वक्त से काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली उसकी जो तबीयत है वो अभी भी इतनी स्टेबल नहीं है, लेकिन उसको जितनी भी यहाँ पे जो दे सकते हैं अद्वियात और जितनी उसकी टेक केयर कर सकते हैं वो कराची एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और उस पर देयर ऑन इट। इट्स नॉट लाइक देयर नेग्लेक्टिंग इट, देयर डूइंग द बेस्ट पॉसिबल दैट इज़ इन देयर हैंड्स। और उसमें इट्स नॉट द प्रोसेस हैजंट एंडेड येट। हम उनसे डेली की बेस पे अपडेट भी लेते हैं और हमने उनको ये ऑफ़र भी किया है कि अगर उनको उसको लाहौर मूव करवाना है या अगर कोई उसकी इस्लामाबाद में जो सेंचुरी है वहाँ पे उसको रखना चाहते हैं तो उस सिलसिले में भी अगर वो हमें बताएंगे तो फेडरल गवर्नमेंट 100% उनके साथ इसमें ताउन करेगी। सलमान साहब, इस्लामाबाद में तो कावन का क्या हाल हुआ था ज़ू में, वो भी सबके सामने। अगर वहाँ कुछ पता नहीं बेहतरी हो सकती तो कावन में बेहतर हो जाता। अब ज़ाहिर है हम पे कावन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में एक तमाशा बन चुका है और इसे हमें बैरून मुल्क भेजना पड़ा। आप चूँकि इस मामले में इंटरेस्टेड हैं एंड यू नो आप ज़रा डिफरेंट मामलात पे गौर करते हैं, आप लोगों ने पता करने की कोशिश की है कि क्यों हम अपने कीमती जानवरों की सेहत का ख्याल नहीं रख पाते, कहाँ गफलत नज़र आती है? वो बहस भी चल रही है साथ साथ, ज़ू होने चाहिए नहीं होने चाहिए, लेकिन जो हैं मौजूद उन्हें तो ठीक रख लें। जी, अब अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ द सैड रियलिटी। यही है एक बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी पाकिस्तान में ज़ूज़ की कि हम जानवर तो ले आते हैं, हम उनको वहाँ पे रख भी देते हैं, उनके लिए हम कोई गार्ड्स और उनके लिए कोई मुलाजिम भी रख लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है जो होनी चाहिए। हमारे जिस तरह आपने भी कहा कि पहले भी एक एलिफेंट को इस तरह एक बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद उसको वहाँ से मूव किया गया पाकिस्तान से बाहर ताकि उसकी टेक केयर की जा सके। तो ये एक ट्रेंड है अनफॉर्चुनेट, जो कि सिर्फ कराची की ये बात नहीं है, लाहौर में, डेरा गाजी खान में और भी बहुत जगहों पे ऐसे ज़ूज़ मौजूद हैं कि जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जानवरों की उस तरह टेक केयर नहीं की जा सकती ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग। एनिमल क्रूल्टी का और वाइल्ड लाइफ का जो एक्ट है जिसमें अनफॉर्चुनेटली आप बिलीव नहीं करेंगे कि कई डेकेड से कभी कोई अमेंडमेंट ही नहीं हो सकी, उसमें कोई किसी किस्म की कोई इस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई कि उसमें जाके एनिमल्स की जो करंट डे के हिसाब से, जो आजकल के हालात के हिसाब से उनकी जो है वो टेक केयर किए जाए। तो हमने उसमें अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मूव कर दी हैं। इस वक्त वो अमेंडमेंट्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास मौजूद हैं कि जो क्योंकि वो उसका एक पेरेंट डिपार्टमेंट है और हमारी ये इंशाअल्लाह कोशिश है कि हम 23 मार्च या 23 से 24 मार्च तक इंशाअल्लाह उसको फाइनलाइज कर लेंगे और उसके बाद वो अमेंडमेंट जो हैं वो असेंबली में चली जाएंगी प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के साथ फॉर द लेजिस्लेशन। हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं होती कि हम एनिमल्स को उस तरह टेक केयर कर सकें जिस तरह होता है, जिस तरह होना चाहिए। तो हमें ज़ूज़ को बंद कर देना चाहिए। तो और हमें उनके जितने भी एनिमल्स हैं, हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर्सनली तौर पर इन टच है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें पीटा भी शामिल है, कि जिनके साथ हम वी आर ट्राइंग टू असर्टेन कि हम किन किन जगहों पे उन एनिमल्स को मूव आउट कर सकते हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, पेंडिंग द लेजिस्लेशन एंड पेंडिंग द अप्रूवल्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स।
बहुत शुक्रिया सलमान सूफी साहब। लेकिन ये एक बड़ी मुझे अजीब बात लगती है जब मुल्क में ऑलरेडी एक खबर इतनी वायरल हो चुकी हो, जैसे हम कावन की बात कर रहे हैं। मतलब एक बनता तो यही है ना कि जो जिन के पास हाथी हैं, जो जूज है, वो अपने जानवरों को देखना स्टार्ट हो जाए कि हमने तो कोई कोताही नहीं की, लेकिन हालत वही आ जाती है। आई मीन व्हाई डोंट वी लर्न? And in the long run, it is never a great idea कि जानवरों को ज़ू में इस तरह पिंजरों में रखा जाए। It's so outdated now. It is outdated now. इनको सफारी पार्क्स अगर आपको बच्चों को या लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए करना में आप रखें, या फिर सफारी या खुले इलाकों में या खुली जगह पे रखें। ये जो और पर्टिकुलरली जिस तरह बंदरों को रखा जाता है ना, वो तो हॉल उठते हैं। मतलब जाली बंदर को रख कैसे सकते हैं? बंदर को आपने नहीं देखा है? किसी भी जू में चले जाएं आप, लाहौर जू हो या कोई भी जू हो, जाली दर जाली, ट्रिपल लेयर्स ऑफ जालियां, और वो अंदर ही आई गेस क्योंकि हमने इतने आजाद बंदर भी देखे हैं। अगर मरगला हिल्स वगैरह में जाएं, आपको पता है ना, काफी खुले भी होते हैं। मुख्तलिफ इक़साम के बंदर आपको पता है ना रखे हुए। एक वैरायटी ऑफ बंदर इन लाहौर जू इज आल्सो अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन टू सी। आई थिंक पब्लिक सिटीजंस जो हैं वो एक पिटीशन कर सकते हैं और ठीक ठाक किस्म की मुहिम चला सकते हैं कि जानवरों को बेसिकली पब्लिक इसमें वैसे एक ग्रुप है जो बड़ा इन्वेस्टेड है और कुछ ना कुछ करता रहता है। लेट्स सी, चेंज विल कम विद टाइम। आपको पता है कि रमज़ान की जब बात होती है, अभी हम बात कर रहे थे कि सऊदी अरब वगैरह में कल पहला रोज़ा होगा, और मिडल ईस्ट के मुमालिक हो, सऊदिया हो या दीगर जगह हो, यहाँ की तैयारी और होती है। लोग घर सजाते हैं, बाज़ारों की रौनकें, लेकिन हम क्या अपने घर सजाएं और क्या बाज़ारों की रौनकों की बात करें, क्योंकि आम आदमी के लिए इस रमज़ान रोज़े रखना भी मुश्किल है। मतलब अपने दस्तरखान पर 3 चीज़ें, वैसे अल्लाह ताला का करम होता है, वैसे ही ऑटोमेटिकली बरकत होती है, एंड पीपल ऑल्सो कंट्रीब्यूट एंड हेल्प ईच अदर अलॉट। लेकिन हुकूमत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना कि वो सहरी और इफ्तारी भी आम आदमी ना कर सके। इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, और जो आवाम पे गुजर रही ना, बल्कि यू नो व्हाट, हम नहीं कुछ कहते। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। हुकूमत तो कुछ कर ही नहीं सकती, महंगाई से क्या बचाएगी वो? महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि समझ लें कि जीना मुश्किल हो गया हमारा। एक 20,000 रुपये कमाने वाला आदमी किस तरह से अफोर्ड करेगा रमज़ान की महंगाई को? महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अपने घर का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल है इस वक्त। ये हुकूमत जो है रमज़ान में भी आवाम को जो है महंगाई से नहीं बचा सकी, हालांकि इसको बचाना चाहिए। हर चीज़ का बुरा हाल है। महंगाई का तो बहुत ही यूँ कह लें कि इंसान की जो पहुँच है उससे दूर होती जा रही है, इंसानी ज़रूरत की चीज़ें। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा महंगाई पहले कभी नहीं हुई। हुकूमत से ये मुतालबा है कि रमज़ान अल मुबारक से पहले ऐसा पैकेज, रमज़ान पैकेज निकाला जाए जिसमें अमीर गरीब किसी का कोई इम्तियाज़ ना हो। हमारी जो हुकूमत है उनको चाहिए कि फिलफौर तौर पे रमज़ान के लिए हर चीज़ सस्ती करती जाए, जो पहले के रेट थे ना उसी रेट पे दिया जाए। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दे माह रमज़ान के महीने में। हमारे यहाँ ये उलट है कि जब रमज़ान आते हैं तो बजाय जो है वो सस्ती करने की चीज़ें लोग माल बनाने के लिए उनको महंगा करते हैं। चीनी, आटा, हर चीज़ जो है वो यूटिलिटी स्टोर में नहीं है, अगर है तो वो बिल्कुल लाइनें लग रही हैं, पूरा दिन लग जाता है इनको लेने के लिए। ये सिर्फ आवाम को जलील खार कर रही है। ये PDM हुकूमत जो सी है ये बहुत जलील कर रही है। रमज़ान भी आने वाला है, इसमें आप देखें कि हर चीज़ के रेट्स डबल कर दिए जाते हैं। जिस तरह महंगाई का बुरान आ गया मुल्क के अंदर, आवाम बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए जो फ्री आटा जो आवाम तक ये पहुंच रहा है, इसके बजाय इनको जगह जगह पे ऐसे पॉइंट सस्ता बाजार लगा दिए जाएं। फ्री आटे का ऐलान किया है भाई, तो फ्री आटा मिल सी अज सुबह तो लैन ही खलो है, गट्टू दे रहा गरीब बंदे सिवा तो फेरे मार सकते, किराए दे सकते हैं। सन फ्री आटा मिलता पे, चलो 3 गट्टू कट्ठे दे देव। गरीब आम कितने जावे, धक्के खाते हैं असी। 10-10 किलो आटा देन दसो टब्बर वाले का की बनेगा। हुकूमत पंजाब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कि ये बहुत ही अच्छी स्कीम कढ़ी है 3 गट्टा आटू फराम करने के। महंगाई बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही। वो हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा नीचे महंगाई को नीचे करे। हुकूमत ये करे कि हमेशा के लिए हमारी जान छोड़ दे। हमने इसलिए पाकिस्तान नहीं बनाया था हमारे बड़ों ने कि हम यहाँ पे सारी ज़िंदगी हम रूले, हम पीछे सारा कुछ छोड़ के हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हुकूमत गरीबों की तरफ देखे, अपनी कुर्सियों को ना देखे। हुकूमत को यही चाहिए कि रमज़ान मुबारक आ रहे हैं, इसमें महंगाई के मामले में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें। गरीब अवाम है,
रोटी खानी बहुत मुश्किल हो गई है। जिस तरह हुकूमत आवाम को मुफ्त आटा प्रोवाइड करे, इसी तरह रमज़ान भर बाज़ार भी लगाने चाहिए जिसमें आवाम को सस्ता घी, सस्ती सब्ज़ी वगैरह मिल सके ताकि रमज़ान भर का महीना खुशी से गुजर जाए। पहले तो बड़ा अच्छा काम करते थे, ये सस्ते बाज़ार वगैरह लगाते थे मुख्तलिफ पॉइंट पे। गुजरांवाला में जगह जगह पे ना इन्होंने पॉइंट मखसूस किए हुए थे। ये आटा मैंने देखा फ्री जो है ना मिल रहा है लोगों को। और रमज़ान जो सस्ता जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है ना, ये अच्छे तरीके के साथ जो है ना लोगों का गुजर जाएगा। गरीब आवाम पिस गई है इस महंगाई के दौर में। हुकूमत को चाहिए कि सस्ते बाज़ार लगाए। अगर हुकूमत आवाम का कोई भला करना चाहती है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, एक मोटिव है, पेट्रोल सस्ता कर दे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी महंगाई है। कैसे रिलीफ मिलेगा? रमज़ान में खजूर खाना भी मुसीबत हो गई है। कैसे सरवाइव करेगा गरीब आदमी? तो मैं तो कह रहा हूँ मीडियोकर नहीं कर सकता, गरीब आदमी तो बेचारा मर ही जाएगा। हुकूमत को थोड़ा तो ख्याल करना चाहिए, कहाँ लेके जाएंगे सारा कमा के। हुकूमत देखिए गरीब को रिलीफ दे के बचा सकती है और क्या कर सकते। रमज़ान पैकेजेस निकालें, चीज़ें जो रोज़मर्रा के जो गरीब बंदा रोज़ा अफ्तार करता है, सहरी करता है, अफ्तारी करता है, उन चीज़ों को रेट को कम किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि सस्ते बाजार लगाएं, जैसे पहले रमज़ान में सस्ते बाजार लगाते थे उस तरह में बाजार लगाने चाहिए और आवाम को रिलीफ दें। इतना महंगाई है कि यकीन करो हुकूमत का बस का काम नहीं है। ये अल्लाह बचा सकते, हुकूमत नहीं बचा सकते। जो आरटीएल ड्रामा लाया है इन्होंने, ये गरीबा लोगों की बड़ा गर्क और करन लगे, पूरी कौम फकीर बनाने लगे। अल्लाह ना खौफ करो तो लोगों नाल जड़ा जुल्म ना करो, कोई मरने कोई खुदकशियां करने ना करो। हमें कोई रिलीफ दिया जाए क्योंकि आज आवाम रुल गई है रोडों पे। रिलीफ हुकूमत ने क्या देना है? दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। जिस बंदे की 20-25 हज़ार रुपये सैलरी है वो अपना गुजारा ही नहीं कर पा रहा। गरीब आदमी खाना भी उन्होंने मुँह से छीन लिया है। रमज़ान में क्या करेगा? महंगाई बहुत हो गया है सर, गरीब आदमी की वजह से बहुत बाहर है। आटा भी बहुत महंगा हो गया और घी भी। तो गरीब आदमी को जो है ना अभी बिल्कुल रिलीफ ही नहीं मिल रहा है आजकल। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है इन्होंने छीन ली है। अभी तो हमारे पास कपड़े हैं, ये भी ले लें तो उनकी मेहरबानी है। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। रमज़ान का मुबारक महीना है, हुकूमत को ये होना चाहिए कि खाने पीने की चीज़ जो है ना सारा सस्ता करने। हुकूमत को ये दरख्वास्त होना चाहिए कि खाने पीने की चीज़ जो है ना सारा सस्ता करे और गरीब लोगों पर रहम करे। गरीब की ज़िंदगी पे तरस खा लें, उनके बच्चे जो है वो भूख के मर रहे हैं महंगाई की वजह से। लिहाजा इस महंगाई पे कंट्रोल कर लें और इनके लिए एक आसान तरीके का पैकेज दिया जाए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे रमज़ान नज़दीक आ रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ गई। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर बचत बाजार लगाया जाए जाके गरीब आवाम सस्ती चीज़ें खरीद सके। रमज़ान जैसे ही आते हैं महंगाई बढ़ जाती है। अब ये हुकूमत को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखे और कम से कम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कोई इस्लामी त्यौहार आ रहा है उसमें कम से कम ना बढ़ाए। हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही, हुकूमत सिर्फ आवाम को तबाह कर रही है। आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। इतना मुबारक महीना शुरू हो रहा है, ये हमसे अच्छे तो गैर मुमालिक हैं। कितनी सैड सिचुएशन है, खास तौर पे वहाँ एक खातून का ये कहना कि खुदकुशियों पे बात आ गई है। ये दिस इज वो कह रहे हैं 10-10 किलो आटा मिल रहा है, ठीक है सस्ता आटा मिल रहा है, लेकिन जिसका बड़ा घराना है वो कह रही थी जितना बड़ा टब्बर हो की करिए, नहीं चलता 10 किलो आटा एक हफ्ते में चलता। देन कंपेयर इट टू द फैक्ट कि पूरी दुनिया में और ज़्यादातर जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या एहतमाम किए हैं रमज़ान के लिए, क्या उनकी मार्केट्स हैं, क्या डिस्काउंट्स हैं। रमज़ान का क्या है कि वो डिस्काउंट्स दे रहे हैं, लेकिन हम लोग आपको बताइए ना हुकूमत से शिकायत करते हैं, लेकिन हम खुद भी मुनाफाखोरी इसी महीने के लिए रख छोड़। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, मुख्तलिफ इलाकों से अब भी बारिश और जालाबारी की खबरें मौसूल हो रही हैं। आपके शहर का मौसम कैसा है आप हमें लिख के बताइए @GeoPakistan TV। इन द मीन टाइम आपको पता है ना कुछ तो हो ही रहा होता है। तो इलेक्शन सर पर हैं और एक इंतखाबी मौसम भी होता है ना, लेकिन वो कुछ महसूस नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन मतलब बातें हो रही हैं, लेकिन सियासी गहमा गहमी के बजाय मुल्क में सियासी अफरा तफरी है। ऑफ कोर्स इंतशार का माहौल है, मुकदमात, पेशियाँ, गिरफ्तारी के खतरात, सिक्योरिटी खदशात और कलअदम करार देने की धमकियाँ भी, और साथ ही बन गया सारा कुछ ही है। बिल्कुल जी, सब जो चीजें नहीं चाहते ना हम, वो सब कुछ हो रहा है। एक्सेप्ट फॉर इलेक्शन की गहमा गहमी सब कुछ है, सब कुछ है। जलाओ घिराओ, पुलिस और सियासी कारकुनों में तसादम, अब इसमें नया इजाफा है। और अब हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले ही PTI पर क्या कर रहे हैं, अस्करियत पसंद तंजीम होने के इल्जामात लगा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, सुनिए जरा। जिस मकसद के लिए तरीके इंसाफ को बनाया गया था वो मकसद फौत हो चुका है। अब तरीके इंसाफ लाठियों की, कलाशनकोफों की, पिस्तौलों की, पेट्रोल बम्बों की, गुलेल वाले बांटों की, पत्थरों की जमात बन चुकी है। तो इस वजह से अब इस दहशतगर्द और अस्करी गिरोह का तरीके इंसाफ के साथ कोई तल्लुक नहीं।
और इमरान खान साहब भी दबाव में हैं, उन्हें भी बहुत सी शिकायतें हैं, मौजूदा इंतज़ामिया से तो बेइंतहा शिकायतें हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। अभी तक जो इलेक्शन करवाना था, मुझे बताएं 30 अप्रैल को इलेक्शन है, तो यहां तो कोई इलेक्शन की फजा ही नहीं बनने दे रहा है। ये वो लोग हैं जिनका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा, इलेक्शन करवाने नहीं आए, ये खत्म करने आए हैं पीटीआई को या इमरान खान को। क्या इमरान खान को आप जेल में डालेंगे, बलूचिस्तान में कुछ रुक जाएगा? हाँ, कत्ल का आपका प्लान बना हुआ है, वो कत्ल करेंगे, उसके बाद क्या होगा सोचा है? इस सबके हाथ से मैं फिर से कहता हूं गेम निकलने लगी है। अच्छा, थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि 2018 में नून लीग शायद इमरान खान से भी ज़्यादा मुश्किल में थी और नवाज शरीफ को आपको याद ही होगा कि इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई थी और उन्हें ताहयात नाअहल भी कर दिया गया था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल में थे उस वक्त और नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को शिकायत थी कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। 25 की ये जितनी मर्जी धांधली कर लें, हम इंशाअल्लाह ये इलेक्शन जीत रहे हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। आवाम की बेपनाह दुआओं और जज्बों के साथ सारी कार्रवाई जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये धांधली जो हो रही है, धांधली इट इज़ नेकेड प्री पोल रिगिंग, नेकेड। तो ये सिर्फ कल के दिन के लिए नहीं हो रही, ये इलेक्शन को इन्होंने इलेक्शन को अब दागदार करना है। आज मेरा जलसा मलकन में होना था, वो जलसा नहीं हो पाएगा। वाज़ा हो रहा है कि जितना काम होना चाहिए था, जो कंसेंसस होना चाहिए था, वो नहीं था। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जा रहा है हमारे पार्टी को और दूसरे पार्टीज़ को, खुसूस पार्टीज़ को, स्पेशल पार्टीज़ को फेवर किया जा रहा है। सो ये तो थे माजी के झरोकों से कुछ क्लिप्स। अब इलेक्शन के बाद दोनों जमातों ने इंतखाबी नताइज को आपको पता ही है नहीं माना था। इमरान खान साहब को सेलेक्टेड का ताना भी बार बार सुनना पड़ा और 2013 में दहशत गर्दों की धमकियों की वजह से पीपल्स पार्टी और MQM भी आज़ादाना मुहिम नहीं चला पाए थे। लेकिन इलेक्शंस जो हैं इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो कंट्रीब्यूट करें और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। सो उसकी जिम्मेदारियों पर भी ज़रा नज़र रखनी हो। अच्छा जी, पिलडेट के सदर अहमद बिलाल महबूब ने हमें ज्वाइन किया, हमेशा ज़रा समझने की हमें मदद करते हैं। और अहमद बिलाल साहब थैंक यू। अब मौजूदा सूरत हाल के आने से पहले लेट्स जॉग आवर मेमोरी लिटिल बिट। 2013 के इलेक्शन से पहले ANP और किसी हद तक पीपल्स पार्टी को शिकायत थी कि उन्हें मुहिम चलाने की मुकम्मल आज़ादी नहीं, और 2018 में तो अभी हमने बताया ही है मुस्लिम लीग नून को ये सेम शिकायत थी। तो क्या इलेक्शन नताइज पर इस सब का फर्क पड़ा था? जी बिल्कुल, 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP इन दोनों को फ़र्क पड़ा था, ख़ास तौर पे जहाँ पे ये दहशतगर्दी के वाक़यात ज़्यादा थे, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, वहाँ पे तो इनकी कैंपेन ही नहीं हो सकी थी। तो अगरचे ये उससे पहले ये पीपल्स पार्टी और ANP की कोalition गवर्नमेंट पावर में थी, लेकिन फिर वो 2013 में इतने वोट भी नहीं हासिल कर सके थे कि वह पावर में आते, तो ये उसको नुकसान तो बहुत हुआ था। और 2018 का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट केस है। 2013 में तो ये दहशतगर्दी के वाक़यात थे, लेकिन 2018 में तो ये प्री पोल रिगिंग का मामला था, जिसमें नवाज शरीफ और PMLN को बेदखल करने के लिए बहुत से काम प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में किए गए। अदालतों में केस लाए गए, केस बहुत तेज़ी से चलाए गए, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, फिर उनको मुस्लिम लीग की सदारत से भी हटा दिया गया। तो वो तो प्री पोल रिगिंग थी और दोनों का आपने देखा बहुत नुकसान हुआ। PMLN तो बिल्कुल वाइप आउट हो गई, वो फिर उसकी सूबे में भी हुकूमत नहीं बन सकी, मरकज़ में नहीं बन सकी। तो इन चीज़ों का बहुत नुकसान होता है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है जी। वो प्री पोल रिगिंग और वो तो खुलेआम सब कुछ होना, अब बड़े बड़े इंकशाफात भी हो रहे हैं जो माजी में बड़े ताकतवर लोग थे, इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, लेकिन क्या है, सब कुछ जाहिर होने के बावजूद भी उनका मुआवजा नहीं हो सकेगा, उनसे कोई जवाबदेही नहीं होगी। अब ये बताइएगा कि इस वक्त इमरान खान साहब की सूरत हाल ये है, अहमद बिलाल साहब के वो कह रहे हैं कि ना मेरे पास टाइम है, मुझे तो अदालतों की पेशियों में भुगताया हुआ है, इलेक्शन की फ़ज़ा भी नहीं बन पा रही है, टिकटें बांटने और मुहिम चलाने का वक्त भी नहीं मिल रहा है।
तो क्या इन हालात में अगर इलेक्शन हुए तो इसको मुनसिफाना करार दिया जा सकता है? देखिए, मुनसिफाना हो पाएंगे या नहीं, इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि क्या जो पार्टियां compete कर रही होंगी इलेक्शन में, जो हार जाएगी क्या उसे एक्सेप्ट करेगी? मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल होगा। आम हालात में भी हमारे यहाँ इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने का कोई बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं है, लेकिन इन हालात में जबकि वाज़े तौर पे एक पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबर्स के बारे में बड़े खुल्ला न सिर्फ अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है, बल्कि उन पर बहुत शदीद संगीन इल्ज़ामात भी आयद कर चुकी है। और फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब में ख़ास तौर पे, उसके बारे में भी उनके बहुत इल्ज़ामात हैं और वो समझते हैं कि वो तो उनकी हुकूमत हटाने में जो इस वक्त केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, सबसे बड़ा रोल ही उनका था। तो जब ऐसे हालात हैं तो इसमें अगर इंतखाबात हो भी जाएंगे तो उनके इंतखाबात के नताइज तस्लीम करना मुश्किल होगा PTI के लिए ख़ास तौर पर। लेकिन उसके अलावा PTI का एक और बड़ा इशू ये है कि PTI ने ये सूबाई असम्बलियाँ तो इसलिए डिज़ोल्व की थी कि उसके नतीजे में कौमी सतह के इंतखाबात जल्दी हो सकें। यानी अगर उन्होंने सूबाई असम्बली के इंतखाबात ही दोबारा करवाने थे तो फिर 1 साल बाकी था, वो उन्हीं को चलने देते। लेकिन वो ये समझ रहे थे कि हम ये सूबाई असम्बली के इंतखाबात सूबाई असम्बलियों को डिज़ोल्व करके इतना दबाव जनरेट कर देंगे कि कौमी असम्बली को भी डिज़ोल्व करना पड़ जाएगा हुकूमत को। लेकिन वो तो नहीं हुआ। तो अब अगर वो नहीं हुआ तो ऐसे हालात में जबकि कौमी सतह पे एक ऐसी हुकूमत कायम है जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और उसके ऊपर आसानी से इल्ज़ाम लग सकता है कि वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रही है, तो ये PTI के लिए तो ये इंतखाबी नताइज को तस्लीम करना बहुत ही मुश्किल होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ माने तो हुकूमत की एक दिन इलेक्शन कराने की मंतक वाली बात भी समझ आती है, फिर इसका अब हल क्या है? ऑब्वियसली एक साइड कुछ कह रही है, दूसरी साइड कुछ कह रही है। हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को, सियासी जमातों को क्या करना चाहिए? बीच की राह निकालें, मिडिल ग्राउंड, एग्जैक्टली मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इंतखाबात 5 असम्बलियों के एक ही दिन होने चाहिए। ना होने से बहुत ख़राबी के इम्कानात होंगे और करा देने के नतीजे में जो फ़ायदा होने का इम्कान है वो भी नहीं होगा। यानी ये है ना कि हमारा ख्याल है कि एक सियासी बहरान सेटल डाउन हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा, बल्कि वो उससे ज़्यादा बढ़ जाने का इम्कान है। तो अब उसकी जो सूरत इस वक्त है, आइन में तो वाज़े तौर पर लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और उसकी कोई दूसरी सूरत नहीं है। लेकिन एक सूरत जो नज़र आती है वो ये है कि अगर हुकूमत अपने पास जो वजूहात हैं उसकी इंतखाबात 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर ना कराने की, उसकी अगर वजूहात बयान करे, इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करे, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी है इलेक्शंस एक्ट सेक्शन 58 के तहत कि वो इंतखाबात के शेड्यूल को बदल सकती है या नया शेड्यूल दे सकती है, और उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि इतने दिन वो तब्दील कर सकती है और इतने दिन नहीं कर सकती। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन का कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है। तो चाबी इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, लेकिन जाहिर है फिर इसको चैलेंज भी किया जाएगा और आखिरी फैसला जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए होगा। लेकिन मेरा ख्याल में बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन का कन्विंस होना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कन्विंस होने के बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी 2-3 दफ़ा कराची में पोस्टपोन किए हैं, क्योंकि हुकूमत ने उनको जो रीजंस दी थी कि सैलाब है और हमारे लोग बिजी हैं सैलाब और रेंज की रिहेबिलिटेशन में, रेस्क्यू में, तो इलेक्शन कमीशन ने 3 दफ़ा इलेक्शन पोस्टपोन करने की हामी भर ली थी, एग्री कर लिया था, इसलिए कि वो उससे मुतमईन हो गए थे। क्या अब ये जो रीजंस दी जा रही हैं इलेक्शन कमीशन मुतमईन होगा, ये देखने वाली बात है। अगर वो मुतमईन हो गया तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन ना हुआ तो फिर जाहिर है कोई और रास्ता नहीं है, फिर इलेक्शन 90 दिन के अंदर या जितना करीब हो सके 90 दिन के कराने पड़ेंगे।
इमाम तो अभी भी बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब कि अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन हो गया तो क्या मौक़िफ़ अपनाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है इस सिलसिले में। लेट्स सी, वील कीप यू पोस्टेड अबाउट इट। अभी ज़रा हम बिल्कुल टॉपिक चेंज करेंगे और बड़े दिन भी हो गए ना, और हमारा मौसम अच्छा है भाई, थोड़ा सा हमें मौसम बनाने दें। थैंक यू। तो आज मौसम बनाने दें, आई लाइक दिस टर्म। अभी हम ज़रा कराची के मौसम की बात करेंगे और ओवरऑल मुल्क के मौसम की भी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद घंटों के दौरान कराची, ठट्टा बदीन, हैदराबाद में गरज चमक के साथ कहीं मुतदिल और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा भाई इस्लामाबाद, पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के है। मगरबी हवाओं के सिस्टम के तहत कराची में कल भी बारिश हो सकती है, जिसके साथ ओले पड़ने का भी इम्कान है। और रमज़ान में मौसम कैसा रहेगा? अच्छा ही रहेगा, इत्तलात ये हैं, लेकिन कंफर्म करना है ना। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये ज़रा मौसमी मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं, वेदर एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया जवाद साहब। जवाद साहब, सबसे पहले तो यही बता दें कि जो हमारा अच्छा मौसम अभी कराची में आज आया है, बस आज के लिए है या फिर ये कुछ सस्टेन करेगा, क्योंकि रमज़ान भी अब स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम हुमा, ये जो मौसम अभी हमारे यहाँ शुरू हुआ है, ये एक ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो आज से पाकिस्तान पे असरअंदाज होना शुरू हो गया है और अगले 2 से 3 दिन तक जो है ये वक्तन फवक्तन इफेक्ट करता रहेगा, स्पेशली कराची और इसके आसपास के इलाकों में। तकरीबन 24 तारीख तक जो है वो विद गैप्स मॉडरेट टू एट टाइम्स हैवी रेन और कुछ इलाकों में जो है वो ज़्यादाबारी भी मुमकिन है। अच्छा, ये बताइएगा कि आलाबारी मुमकिन है, ये बाकी मुल्क से भी 2-4 रोज से ही सिलसिला इत्तलात मिल रही हैं, कहीं कहीं बारिश हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं। ओवरऑल इस वक्त क्या हम समझें, ये इट इज़ टू अर्ली फॉर अ प्री मॉनसून, ये कौन से बेवक्त की बारिश है या वक्त की बारिश है? अब्दुल्ला भाई, नॉर्मली तो इस तरीके के मार्च के महीने में हमारे यहाँ बारिशें नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि अब काफ़ी हद तक क्लाइमेटिक पैटर्न जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो ये अनयूजुअल बारिशें हैं। और रही बात पूरे मुल्क के हवाले से, तो ये जो सिस्टम है खासा स्ट्रॉन्ग है, इसे रोटेटिंग WD कहा जाता है, वेस्टर्न सिस्टम कहा जाता है। और ये अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स यही हैं कि ये मुल्क के 80 to 90% एरियाज को जो है वो इफेक्ट करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इसके इफेक्ट जो है वो तकरीबन 25 तारीख तक जो है वो मुल्क के डिफरेंट एरियाज में रहेंगे। ये बेमौसमी सी बारिश है, तो क्या गंदम की फसल वगैरह को भी नुकसान पहुँचा रही है? जी अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल गंदम की फसल को जो है वो काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा है। बारिश से तो ऐसा इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बारिश के साथ जो आंधी और खुसूसी तौर पे जो ज़्यादा बारिश है, जो इवेंट्स हैं, उससे जो है वो फसलों को और लाइफ स्टॉक को जो है वो खासा नुकसान हो रहा है। और आगे आने वाले दिनों में जो मौसम जो नज़र आ रहा है, इनफैक्ट अप्रैल के भी स्टार्टिंग के दिनों में ये सिलसिला चलेगा, तो मजीद जो है नुकसान के खदशात हैं। तो ये कितने दिन का स्पेल होगा? मतलब अगर हम रमज़ान के इब्तिदा के दिनों की बात करें, 10, 12, 15 दिन या 10 रमज़ान तक इसी तरह अब्र आलूद बारिश, अब्र आलूद मौसम रहेगा, जिसको हम खुशगवार मानते हैं। बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, ऐसा ही है। ये बेसिकली बैक टू बैक जो है वो वेस्टर्न सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में आते रहेंगे। ये मार्च का दूसरा सिस्टम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, तकरीबन 25-26 तारीख तक चलेगा। फिर 1-2 दिन के गैप के बाद जो है वो 30 मार्च या 1 अप्रैल से एक और ताकतवर सिस्टम दाखिल होगा और ये सिलसिला एटलीस्ट अप्रैल के भी शुरुआती 10 से 12 दिनों तक रहेगा। तो जिसमें आप कह सकते हैं कि रमज़ान के मिड ऑफ रमज़ान तक जो है वो मुल्क भर में मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार है और कंटिन्यूसली जिस तरह ये बारिशें होती रहेंगी कि दर्जा हरारत भी जो है वो मामूल से कम ही रहेंगे। हमने क्योंकि हीट वेव वाले रमज़ान भी देखे हुए हैं ना, उसमें कितना जानी नुकसान भी हुआ था, सो इसलिए हमें ज़रा तसल्ली हुई है और इसलिए आपसे बार-बार हम कंफर्म करा रहे हैं कि ऐसा ही होगा ना, क्योंकि हम ज़रा अच्छी खबर भी देना चाहते हैं मुल्क को कि वैसे तो माशी हालात हमारे ऐसे हैं कि मुश्किलात। अच्छा, चांद का पूछ लें जरा, तो मौसम ही ठीक है। हाँ, ये भी पूछ लें, आज कोई इम्कान है चांद, या अभी उम्र इतनी नहीं है कि नजर आ सकता है, सो कल ही चांद होगा गालिबन? फिर अब्दुल्ला भाई, चांसेस हैं, क्योंकि चांद की उम्र जो है वो मगरिब के आसपास जो है वो तकरीबन 20 घंटे से जायद हो चुकी होगी। कल रात को 21 तारीख की रात को 10:23 पे इसकी पैदाइश हो चुकी है और तकरीबन 20 घंटे से ज़्यादा इसकी उम्र होगी। तो 60 to 70% मीडियम चांसेस हैं कि ये इसका चांद देखने के इम्कान है। लेकिन क्योंकि जिस तरह हमने बताया कि इस वक्त जो है वो मुल्क के अक्सर इलाकों में ये सिस्टम बारिशों का मौजूद है। तो प्रेडिक्शन क्या आपको पता है? साइंटिफिकली तो पहले ही पता लग जाता है कि हाँ भाई चांद। और फवाद चौधरी जब चला रहे थे वो मिनिस्ट्री, वो वैसे वाहिद अच्छी बात थी और उस वक्त भी हमने कहा था कि वो अच्छा काम हो गया। मतलब देयर आर चांसेस साइंटिफिकली कि आज चांद नजर आ जाए।
अगर बादल ना, साइंटिफिकली चांसेस हैं, जी हाँ, अराउंड मीडियम चांसेस हैं, 60 to 70% एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के हिसाब से कि चांद दिख सकता है, लेकिन डिपेंड्स ओनली इफ वेदर कंडीशन परफेक्ट होती हैं, जो कि फिलहाल कुछ हद तक मुश्किल है क्योंकि ये सिस्टम इस वक्त मुल्क के बड़े हिस्से में मौजूद है, तो इस वजह से जो है वो थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज हो सकती है चांद देखने में। ठीक, लेट्स सी जवाद फिर क्या मेमन साहब, बहुत बहुत फिलहाल शुक्रिया कमेटी फॉर फैसला बीइंग करती विद है। अस, और हमें वो लोग बहुत पसंद हैं जो हमें अच्छी खबरें दें, तो लिहाजा इनका ये कहना है कि इससे पहले तो मैंने नहीं सुना था जो होंगे वो कि आज भी इम्कानात हैं, लेकिन जवाद साहब कह रहे हैं कि आज भी चांद नजर आने के इम्कानात हैं, तो कहीं से अगर शहादतें मौसूल हो गई तो लेट्स सी फिर क्या फैसला हो सकता है। आज ही पहली सहरी हो जाए, हो सकता है कल हो। वैसे मोस्ट आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग एम आई प्रिपेयर्ड, बिकॉज़ आपको पता है ना वो भी चीजें होती है वो बिल्कुल जो लास्ट मिनट किचन। अच्छा, ये जरूर आपको बताना है कि जिस दिन रोजा होगा ना पहला, तो उस दिन सुबह ना आप टीवी ऑन कर लेना हमारे इंतजार में। हम आएंगे 4 से 6 दोपहर को, दोपहर ही बनती है ना? हाँ, दोपहर ही बनती है, सपहर बनती है, सपहर 4 से 6 हर दिन आएंगे। हम आपके रोजे की तैयारी आपके साथ कराएंगे, आपको अपडेट करेंगे, आपको बाखबर करेंगे कि सारा दिन क्या हुआ, कल क्या होने वाला है, महंगाई की क्या सूरत हाल है, बहुत से और लोग क्या खा रहे हैं और बना रहे हैं, और बहुत से इदारों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं, जहां आप भी अपनी ज़कात, अपनी डोनेशन, सदका सब कुछ दे सकते हैं। तो वील बी इंट्रोड्यूसिंग और दैट। हम ये जरूर बता दें कि इसके पीछे हमारी बड़ी मेहनत होती है, हम खुद ऑथेंटिकेट करते हैं ऐसे इदारों, ऐसी तंजीमों को जहां एक्चुअली आपकी ज़कात, खैरात, डोनेशन, सदक़ात का बेहतरीन मसरफ में इस्तेमाल होता है। और चूँकि हम समझते हैं कि अगर हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं तो उसका जो भी नतीजा निकलेगा उसकी हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली। और साथ ये भी आपको एकदम बता दें कि आपको पता है कि हम हर साल 30 डेज ऑफ रमज़ान शो करते हैं, तो वील बी विद यू एवरी सिंगल डे विदाउट अ ब्रेक इंशाल्लाह। हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक में कि यू नो सेंस ऑफ ह्यूमर भी लोगों का तब्दील हो गया और बेहतर हो गया, और वो मिसोजिनी और मियाँ बीवी और ख़वातीन से रिलेटेड जोक्स जो है ना अब अच्छे नहीं लगते, हंसी भी नहीं आती, और बहुत ही 80s और 70s का कंटेंट लगता है वो सारा लगते हैं अब इस किस्म की चीज़ें, बिकॉज वो जो जोक समझ के जोक किया जा रहा होता है वो किसी की असलियत होती है। तो इसलिए और अगर किसी का कोई पर्दा रह ही गया है और सारी उम्र गुजार ली है तो मेरा ख्याल है रखा ही रहना चाहिए, उस पर्दे को मतलब बरकरार रहे तो बेहतर है। हम तो ये कह रहे हैं लेकिन कोई रुक नहीं रहा, सब कुछ हो रहा है इधर, सब कुछ कहा जा रहा है। और एक बात करना चाहते हैं, जैसे कि मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना से लेकर बेनज़ीर भुट्टो और अब मरियम नवाज से बुशरा बीबी तक सियासत में ख़वातीन हमेशा सॉफ्ट टारगेट रही हैं। यहाँ तक कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को मस्जिद नबवी में भी सियासी तंग नज़री का निशाना बनाया गया है। ये आपको याद होगा, कुछ विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं। और सियासत में ख़वातीन के ख़िलाफ़ डेरोगेटरी रिमार्क्स या उन्हें किसी भी तरह से तज़हीक का निशाना बनाने ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि हर सतह पर इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। ख़वातीन सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ ऐसा रवैया दरअसल मखसूस ज़हनियत की अक्कासी करता है जो कि ख़वातीन को सियासी अमल से दूर रखना चाहती है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने जो बुशरा बीबी के बारे में कहा इंतहाई काबिल अफसोस है, और एक आपको बताना चाहते हैं सीनियर रहनुमा को ऐसी बातें हरगिज़ जेब नहीं देती, हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। जावेद साहब ने इंतहाई मायूब बातें की हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और इससे पहले इमरान खान साहब मुल्तान जलसे में मरीम नवाज़ के बारे में जो रिमार्क्स देते थे वो भी इंतहाई काबिल अफसोस हैं। अब इलेक्शन का साल है, तमाम जामातों की क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जलसों जुलूसों प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मतलब औरतों को निकाल दें ना, उन पर टॉन्ट करना, इसे डेडलाइन बना देना चाहिए। जो कारकुन बैठे सारे ऊपर मर्द हैं, ठीक है, सारी लीडरशिप और सब कुछ उन्हीं ने करना है, तो एक जोक के लिए एक औरत को बीच में डालने के अपने ऊपर मजाक उड़ाए ना। मतलब हमारी माँ बहन बेटी की बीवी की इज्जत है, अव्वल तो वो अपनी इज्जत खुद करा सकती है। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ठीक है, वो आपकी इज्जत नहीं है, वो अपनी इज्जत खुद है, और अगर आप चाहते हैं कि लोग उनका ख्याल करें तो आप दूसरों का ख्याल भी करें। और अभी लेटेस्ट क्लिप मैंने देखा है, एंड ऑन द अदर, सॉरी आई नीड टू से दिस, कि आप लोगों की जो हरकतें होती हैं ना, जो इस किस्म के लोग अल्फाज बोलते हैं और ये पॉइंटबाजी, ये रिफ्लेक्शन आपकी औरतों पे नहीं होती? वो भी तो आपकी इज्जत के साथ ही चल रही है, वो क्या फील करती होंगी कि ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं हमारे घर के मर्द? लेटेस्ट क्लिप देखा, आर्ट्स काउंसिल में एक नशिस्त थी, माहिरा खान उसमें बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं कि दो औरतें क्यों लड़ रही हैं। उस पर अनवर मकसूद साहब दो औरतों का लड़ने का सुन के बाकायदा नाम लेते हैं, मरीम औरंगज़ेब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा का, और उसके बाद वो उनका जो रिवायती अंदाज है उस पर, और उस पर माहिरा खान ही करके कहती हैं मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, ये बात करें आप। मतलब किस किस्म की, एक तो आई एम सॉरी टू से अनवर मकसूद साहब, माहिरा खान को तो हम बाद में पूछेंगे आपकी क्या स्टैंडिंग है, मतलब क्या आपकी पहुंच है, तो लिहाजा आपसे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। खास तौर पे एक सेंसिटिविटी
तो आप हमेशा देखते हैं मुल्क में एक माहौल देखें, उसमें आपने ऐसी बात कर दी। एंड माहिरा, यू बीइंग एन आइकॉन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर साउथ एशियन कम्युनिटी, मतलब दुनिया आपको जानती है और आप इस चीज को इनकरेज कर रही हैं और you should have killed that हिस्सा ले रही हैं right there and आपको तो then. उस वक्त कहना चाहिए था अनवर साहब, ये बात ना करें आप। आपकी क्या स्टैंडिंग होती है अगर आप उसी वक्त रोक देती हैं ये बात कि मैंने ये करनी नहीं है बात? लेकिन नहीं, खैर इसी पे हम बात करते हैं ज़रा। आसमा शिराजी साहिबा सीनियर सहाफ़ी, दहाइयों से अब इस शोबे से भी मुंसलिक हैं और सर्टनली बड़ी उनका तजर्बा और ख़िदमत हैं। आसमा साहिबा, अब ये बताइएगा, मरीम नवाज़ हों, बुशरा बीबी साहिबा हों, सियासी मामलात से मुंसलिक कोई भी खातून देखें, मखसूस तरह के इल्ज़ामात, कॉमेंट्स की बौछार नज़र आती है। तासुर यही मिलता है कि सियासत में ख़वातीन मुखालफत जो है ना, वो इट इज़ वेरी मच देयर, स्टिल परसिस्टेंट। जी बिल्कुल, इसमें कोई इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है इस सवाल में कि ख़वातीन हर जगह पे सॉफ्ट टारगेट हैं, वो मरीम नवाज़ साहिबा हों या दीगर ख़वातीन हों। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसी तरह से अपोज़ किया जाता रहा, बेगम नुसरत भुट्टो को, फिर उसके बाद बेगम जो कुलसूम नवाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ भी, और फिर मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ भी एक पूरा एक उनकी मुहिम और किरदार कुशी जो है वो की जाती रही है। ये बुशरा बीबी हों या मरीम नवाज़ हों या कोई भी और ख़ातून हो, इवन सहाफ़ी ख़वातीन भी हों, तो किसी के ख़िलाफ़ भी वो सब की सब जो हैं उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, जो लब व लहजा इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरा ख़्याल है ये काबिल मज़म्मत है और इस रिवायत को चेंज करना चाहिए। ये सियासी जमातों को इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ करना चाहिए कि ख़वातीन को किसी सूरत भी जो है वो निशाना नहीं बनाया जाएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल में हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये उनकी साथ ये शिकायत ज़्यादा होती है कि वो जिस तरह से ख़वातीन को टारगेट करते हैं, वो सियासी मुखालिफिन हों या फिर वो सहाफ़ी ख़वातीन हों, और जिस तरह से ट्रेंड्स चलाते हैं, तो वो भी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सियासत के अंदर एक हमेशा से रवादारी और वज़ादारी रही है और ख़वातीन के हिसाब से इख्तलाफ के बावजूद और बहुत सख्त ज़ुबानें भी इस्तेमाल होती रही, लेकिन फिर भी एक रवादारी जो थी वो बरकरार रहती थी। मगर अब जो है वो बॉर्डर क्रॉस लगता है कि हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसको यही रोकना चाहिए। वो बेशक वो इमरान खान साहब की अहलिया हो या वो मरीम नवाज़ शरीफ हो या वो कोई और हो, आसफा भुट्टो हो, कोई भी हो, कोई भी सियासी जो ख़वातीन हैं उनके ख़िलाफ़ और इवन सहाफ़ी ख़वातीन जो हैं उनके ख़िलाफ़ उनको सॉफ्ट टारगेट नहीं बनाना चाहिए। उनको उनकी जेंडर की बुनियाद के ऊपर जो है वो निशाना किसी सूरत नहीं बनाने देना चाहिए। अच्छी डिटेल आपने दी। आसमा, ये भी बताइएगा कि बेनज़ीर भुट्टो और फातिमा जिन्ना की मिसालें भी हैं, ऑब्वियसली हम हमेशा उन्हीं की मिसालें देते हैं, लेकिन आज भी ख़वातीन का एक किरदार सियासत में है, लेकिन आबादी के तनासब से बिल्कुल उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्या सियासी रहनुमाओं का ख़वातीन सियासतदानों से मुतालिक रवैया मज़ीद ख़वातीन को, लड़कियों को इस तरफ आने से डिस्करेज कर रहा है आपको? क्योंकि इट क्लियरली लुक्स सीम्स दैट वे। देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा जब आई पॉलिटिक्स में, उनको उस वक्त के डिक्टेटर ने उनके ख़िलाफ़ हर तरह का हरबा जो है वो इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि हमें तारीख़ में अगर हम देखें तो गालम गलोच भी हमें नज़र आती है, गद्दारी के फतवे भी हमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ जो है वो नज़र आते हैं। फिर बेगम नसीम वली जैसी शख्सियत, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती रही। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो और फिर अभी मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़। तो मेरा ख्याल है कि ख़वातीन को जो सियासी शिरकत है या उनकी जो क़यादत है उसको रोकने के लिए इस तरह के हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कल्चर को खुद सियासी जमातों को ही तब्दील करना पड़ेगा। सियासी जमातों को अपने अंदर एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा कि आप ख़वातीन के हवाले से नाजेबा गुफ्तगू ना करें। इस वक्त अगर मरदमशुमारी के नताइज तो बाद में आएंगे, लेकिन 55% के करीब तो पाकिस्तान की आबादी औरतों की है, उसमें नौजवान औरतें ज़्यादा हैं। तो जब तक आप एक अक्सरियत को इस तरह से दबाएंगे और अक्सरियत को आप नुमाइंदगी नहीं देंगे और उसको नुमाइंदगी देने के रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे, तो ख़ुद किसी भी मुआशरे, मुल्क और जमहूरियत के लिए इससे बड़ा क्या नुकसान होगा कि आप वहाँ की अक्सरियत को जो है वो उनके हुकूक और इख्तियारात ना दें। बहुत शुक्रिया। मुझे अफसोस होता है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, कि अभी भी हमें ये कहना पड़ेगा कि जी सियासी जमातें जो हैं वो एक ऑलमोस्ट अपने मैनिफेस्टो में रखें कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहना एंड ब्ला ब्ला ब्ला।
मतलब ये तो एक तरबियत ये तो कॉमन सेंस नहीं होनी चाहिए। ये कॉमन सेंसिकल बात है, मतलब ये हम हिज्जे करके लिख के क्यों दें? क्योंकि तकलीफ होती है, मतलब उन लोगों को आप रखें ही ना अपनी सियासी पार्टी में अगर आपको पता है कि वो मिसोजिनिस्ट हैं और इस किस्म की उनकी सोच, चलो मुंह से तो बाद में बात निकलेगी, उनकी सोच ही है तो बड़े कम लोग रह जाएंगे। लेकिन सारा साल खवातीन के साथ जो होता है वो होता है, फिर उस पर वो एक दिन अगर एहतजाज के लिए भी निकल आए खवातीन के आलमी दिन पे, उस पे भी तकलीफ है हमें। जल्दी से एक अपडेट देख दें आपको कि लाहौर हाई कोर्ट ने 1990 से 2001 तक का तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म दे दिया है और ये कहा गया है कि जिस दोस्त मुल्क ने भी तोहफे दिए हैं वो सब बताया जाए, कोई चीज़ नहीं छुपाई जा सकती, सब कुछ पब्लिक हो जाएगा और फुल डिस्क्लोजर बेसिकली। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेटफ्लिक्स सीरीज बननी चाहिए ये जो तहाइफ तोशा खाना है ना, एक तो नाम ही हमारा इतना जबरदस्त है, फैंसी है। हाँ। अच्छा खैर, हमने एक अच्छी हमें लगी बात तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। हमारे अपने सुपरस्टार द किंग ऑफ राइफ, हमारे कप्तान बाबर आजम, ये पहले 28 साल नौजवान है पाकिस्तानी जिन्हें इस उम्र में इतने बड़े एजाज सितारा इम्तियाज से नवाजा जा रहा है ऑन द 23rd of March। मतलब रिकॉर्ड आजम है हमारे, तो इनको अगर एक और रिकॉर्ड इनका हो जाएगा, such a privilege, truly deserves और congratulations to Babar, his friends and family। और कल 23 मार्च है by the way, we'll be here with you celebrating। कल है? हाँ, आज 22nd है ना, कल ही है। Yes, and that's all for today. We'll see you tomorrow. Have a great day. Enjoy the weather. मेरी सालगिरह है, मुझे याद नहीं कल। अरे हाँ, okay। समझ आ गई है ना क्यों कहा गया है। फर्क आपको क्या पढ़ना है? अब्दुल्ला जाने देना। मैं कोई लाहौर कलंदर का खिलाड़ी थोड़ी हूँ। ये यहाँ भी एक मैसेज था बीच में। बाय, सी यू।